देश को भी मोदी जी के आने के बाद पता चला है कि भारत क्या है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत ने अपना जो स्टैंड इस विश्व को बताया है, पहले भारत ने कभी नहीं बताया था। क्योंकि सब जगह सड़कें पहुंची, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा, रेल सब जगह पहुंची। अभी भारत एक समान रूप से उठ रहा है। आने वाले 10 साल में और विजन के साथ उठेगा। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। भारत में जब हम आज बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे इंडिपेंडेंस है, हमें फ्रीडम है, जो भी करना है हम कर सकते हैं, तो आज इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने काम किया हुआ है। और आज भी जब हम नए नए डेवलपमेंट देख रहे हैं और भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने की एक पूरी साजिश या गुंजाइश या फिर मेहनत चल रही है, उसके पीछे बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये काम कौन करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये पूरी बात आज आपको इस पॉडकास्ट के एपिसोड में देखने और सुनने को मिलेगी। We have a very special guest with us, जिन्होंने 30 साल जितना काम किया है एक पॉलिटिकल पार्टी में, यूथ पॉलिटिक्स में जिन्होंने बहुत काम किया है। मैन ऑफ यूथ पॉलिटिक्स मिस्टर अमित ठाकर, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, आज हमारे साथ हैं, एमएलए हैं, और आज हम इनका स्वागत करके इनके साथ बात आगे करेंगे। सर, सबसे पहले तो यूथ पॉलिटिक्स में अगर आप काम करते हैं तो आप डेफिनेटली यंग लोगों से जितना ज़्यादा काम करते हैं, आप उनके विचार जो है आपको समझ में आते हैं कि हर जनरेशन के कुछ अलग अलग विचार हैं। हमने देखा है कि 2014 के बाद ये जो यूथ में एक वेव आया है ना अलग से, कि हमें पॉलिटिक्स के बारे में जानना है, हमें वो क्या है हमें समझना है। तो ये कैसे आया है और ये विचार क्या है, आपसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। देश के अंदर मोदी जी के 2014 में आने के बाद लोगों में पॉलिटिक्स को लेकर सोच बदली। पहले लोग कहते थे कि वाई पॉलिटिक्स, अब कहते हैं वाई नॉट पॉलिटिक्स। अब लोग, जो आज का युवा है, वो पॉलिटिक्स में सिर्फ जानना समझना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं मानता हूँ, जिस आइडियोलॉजी को मैं समझता हूँ, जो मेरी सोच से नजदीक की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पे मुखर होके मैं कुछ बोलूं, मैं सोशल मीडिया पे कुछ रखूं, जिससे देश का भला होने वाला है, जिससे देश सुरक्षित होने वाला है। उस विचार को मैं आगे जाके कैसे और बड़ा करूं, उसके लिए देश का युवा सिर्फ मुख दर्शक बन के दे नहीं रहना चाहता है, वो जुड़कर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। जी, अब सर जैसे एमएलए की बात करें तो बहुत ही सारे लोग हैं, यंग लोग भी हैं, जो लोग जानते नहीं कि एक एमएलए बनने के बाद क्या क्या काम करने होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। अब जैसे हमें पता है जैसे यंग लोगों को कि अच्छा, अगर आपकी जान पहचान एमएलए के साथ है तो आपके जो भी काम में रुकावट आ रही है वो अच्छे से हो जाएंगे। इसके ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि एमएलए काम क्या करते हैं। तो आप क्या विस्तार से हमें बता सकते हैं कि एक एमएलए का काम क्या होता है यूथ पॉलिटिक्स में, ताकि आप बहुत सारे यंग जनरेशन को इंस्पायर कर सकें? ऐसा है कि मैं 2 जनरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, कि एक जनरेशन जो मेरे यंग एज में थी, वो पूछती थी कि क्यों राजनीति, राजनीति में क्यों आए, और आज का युवा पूछता है कि राजनीति में कैसे आए। दोनों जनरेशन में जो फर्क था वो मोटिवेशन का था। राइट। राजनीति में जाके भी देश की सेवा हो सकती है, राजनीति में जाके भी फेम मिल सकती है, राजनीति में जाके भी हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। आज का जनरेशन है वो एमएलए से सिर्फ वो शहरी जो कॉरपोरेशन को लेकर काम है उससे ही संतुष्ट नहीं है। वो तो उनका फर्स्ट डिमांड है कि मेरे एरिया में सब कुछ सुविधाएं ठीक ठाक हो। पर आज का जनरेशन ये मांगता है कि मेरा एरिया क्लीन कैसे बने,
मेरा एरिया लवेबल और लिवेबल कैसे बने, मेरी जो जरूरत है वो जरूरत में किस प्रकार से अच्छा वो ट्रांजिट सिस्टम में फायदा हो, एजुकेशन में फायदा हो, और इस प्रकार से जो कहते हैं कि फैमिली के साथ वक्त बिताने में ऐसे स्पॉट्स मुझे मिल जाए कि जिसके साथ मैं मेरे फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम दे सकूं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी उसी प्रकार से मांगता है। तो आपको आज के लोगों की न सिर्फ यूथ और बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, मिडिल एज हो, सबको लेकर सबकी नीड्स अलग है। पैसे वाले हैं उनको सिटी के सामने देखने का नजरिया अलग है, मिडिल क्लास है उनको देखने का नजरिया अलग है, जो एकदम गरीब है उसको भी सिटी के सामने देखने का नजरिया अलग है। तो एक एमएलए को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अनेक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूंसी बचती है, अनेक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है, तो वो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी को उसको समझना होगा और उसके मुताबिक का डेवलपमेंट करना होगा। राइट। मैं कोई एक ही प्रकार का डेवलपमेंट करूंगा और मैं गाते रहूंगा तो वो चलेगा नहीं। मुझे सारा मतदाता एरिया को समझना है और उस प्रकार से मुझे काम करना है। जी। अब सर, पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग फील्ड में भी होते हैं। जैसे कोई अपना कोई टीचर है जैसे, लेकिन उसको देश की सेवा करनी है और पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो अपना प्रोफेशन के साथ साथ पार्टी के साथ जुड़ते हैं। तो ये पार्टी के कार्यकर्ता के वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, वो काम क्या करते हैं, वो पैसे कमाते हैं, कब कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, क्या होता है? ऐसा है कि आपको आज की राजनीति में पहले आपके पास सिर्फ बूथ का काम था। अब यदि साइंटिस्ट है तो कौन सा बूथ में काम करोगे, आप इंजीनियर है तो बोले कि कौन सा बूथ पे काम करोगे। तो ऐसा नहीं कि आज डॉक्टर के लिए भी अलग काम है, टीचर के लिए भी अलग काम है, प्रोफेशनल के लिए भी अलग काम है, युवा के लिए भी अलग काम है। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो भी आपके लिए बीजेपी के पास काम है। अच्छा। तो बीजेपी ने जिस प्रकार से मोदी जी ने नई बीजेपी को खड़ा किया, ये भी एक बड़ा केस स्टडी है कि किस प्रकार से उन्होंने एक पार्टी को भी ट्रांसफॉर्म किया। जी। अनेक लोग इस पार्टी में अपना स्पेस देख सकते हैं और आके काम कर सकते हैं। यदि एनआरआई भी इधर आता है, 1 महीने के लिए आया है, तो उसके पास भी 1 महीने के लिए भी बीजेपी में काम है। अच्छा। तो आप आओ और इस प्रकार के काम में इस देश में जाओ, ऐसे ऐसे गाँव में जाओ और इस प्रकार से बात करो, इस प्रकार से आप अपना नॉलेज देकर आओ। बराबर। तो हर प्रकार के प्रोफेशनल्स के लिए, हर प्रकार के एज ग्रुप के लिए बीजेपी के अंदर स्पेस है और इसी वजह से आज बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बनी। जब अमित भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने एक मन में लिया कि इसको मुझे नंबर 1 देश का, वर्ल्ड का पार्टी बनाना है। तो क्योंकि वर्सेटाइलिटी थी, हर बंदे को अपना स्पेस दिखता था, तो आगे जाके वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर वो चीज आई। जी। अब सर, हमने पार्टी के बारे में बात की और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में बात की, लेकिन आपने जैसे 30 साल दिए हैं अपने जीवन के और तभी जाके आप मैन ऑफ यूथ पॉलिटिक्स बने हैं और बहुत सारे काम आपने किए हैं, जैसे कि फर्स्ट जो वोटर्स हैं उनका सम्मान करना, ये सारे आइडियाज़ आपने दिए हैं, क्रिएटिविटी के साथ आप काम करते हैं। तो हर एक का अपना अपना एक स्टाइल होता है पॉलिटिक्स में काम करने का। तो कितना काम करने के बाद जाके आप जिस लेवल पे हो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, कितना पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आज के यूथ में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। ऐसा है कि पॉडकास्ट खास करके यूथ देखता है जी। तो जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं ऐसे युवाओं के लिए, यदि आप कोई निश्चित गोल लेकर आ रहे हैं तो पॉलिटिक्स उस प्रकार की चीज नहीं है। पॉलिटिक्स एक ऐसा जगह है कि जो पूरा अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। आप आओगे, शायद हो सकता है कि आपके लिए स्पेस तुरंत मिल जाए, हो सकता है आपको इंतजार करना पड़े आपकी स्पेस के लिए। मेरा ये कुल मिला के अनुभव है कि राजनीति के अंदर आपके विजन क्लियर होने चाहिए कि मैं क्यों राजनीति में अपना वक्त देना चाहता हूँ।
आप तुरंत वक्त दे पाओगे या आपको इंतजार करना पड़ेगा। पर यदि आप में कुछ सब्सटेंस है तो आपकी स्पेस बनेगी। जी। राजनीति में लाखों करोड़ों लोग आएंगे, वो खुद अपना परिचय देंगे कि मैं राजनीति में हूँ, मैं फला पार्टी में हूँ, मैं फला हुद्दे पे हूँ। तो लोग अब जिंदगी भर अपना हुद्दा बोलते रहते हैं। मैं जानते हो मैं कौन हूँ? लोग जानना नहीं चाहते। गए, फिर ठीक है ना भाई साहब नमस्कार। पर यदि आपके पास कुछ आइडियाज है, कुछ विचार है, और आप विचार पे बात करते हो, लोग आपको सुनना चाहते हैं। जी। आज के फास्ट युग के अंदर किसी के पास 5 मिनट नहीं है जी। और यदि आप खाली है तो आप दिख जाओगे। वेरी ट्रू। तो आपके पास हमेशा कुछ ऐसे आइडियाज होने चाहिए जिस पे आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देश मेरा आपका सबका है और हर बंदे ने 2 कदम ऐड करने हैं। 2 कदम आपने ऐड किए, 2 कदम हमने ऐड किए, तो ऐसे लाखों लोग होंगे जो 2-2 कदम ऐड करते जाएंगे, देश करोड़ों कदम आगे चला जाएगा। जी। पर यदि आप कंट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको लगेगा कि आप राजनीति में है, पर वो नहीं होने के बराबर है। जी, मतलब आपका विजन क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। और कोई जाने कि ना जाने, पर आप कौन है वो आपको पता होना चाहिए। जी। यदि आपको ही पता नहीं है कि आप कौन है और आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी। कहते हैं कि वो एक मूवी आया था जिसमें कहा था कि हर बच्चा स्पेशल होता है। जी। हर बच्चा अलग होता है। तो हर आदमी भगवान ने यहाँ ऐसा बनाया है कि जिसमें कुछ ना कुछ क्षमता है। वो क्षमता कोई बताए या खुद जाने, उसको समझना है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। उसको वही करना चाहिए कि जो वो कर सकता है। यदि वो करेगा अवश्य उसको सफलता मिलेगी। सफलता मिलती है वो निश्चित है, पर सफलता के लिए उसको अपने आपको जान के उस ट्रैक को पसंद करना है जहां वो कंट्रीब्यूट कर पाए। कंट्रीब्यूटर का कीमत है, स्पेक्टेटर का कोई कीमत नहीं। वाओ, वेल सेड सर। अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो भारत जो है उसके ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि आज बहुत ही आगे और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हमारा देश है, जो डेवलप्ड नेशन एक बनने जा रहा है बहुत जल्द। और इतनी सारी आबादी है हमारे देश में, ताकि सबके लिए कुछ ना कुछ है ही, चाहे वो किसी भी कंट्री से आए। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो भी हलचलें होती हैं, चाहे वॉर हो गया या फिर चाहे 2 देश के बीच में कुछ फ्रेंडशिप हो गई, उसके ऊपर से भारत के ऊपर क्या असर पड़ता है? जैसे मैंने अभी व्यक्ति के लिए कहा ना, व्यक्ति को पता होना चाहिए वो कौन है। जी। ऐसे देश को भी मोदी जी के आने के बाद पता चला है कि भारत क्या है। जी। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत ने अपना जो स्टैंड इस विश्व को बताया है, पहले भारत ने कभी नहीं बताया था। जी। भारत हमेशा से आजादी के बाद भी कॉलोनियल माइंडसेट से ही चलता रहा और अदृश्य लोग इस देश को नियंत्रित करते रहे। भारत ने पहली बार अपना हर चीज के अंदर मत रखा है कि हम कौन है और हम वही करेंगे। दोस्ती कितनी भी कर लो, पर हम हमारे हितों पे समझौता नहीं करेंगे। तो ये जो स्टैंड है, उस स्टैंड को लेकर यदि कोरोना मोदी जी के पहले आया होता तो सिंपल सी वैक्सीन हम इंपोर्ट कर लेते। भले हम आने वाले कई सालों तक हम चले जाए किसी भी आर्थिक ऐसी अव्यवस्थाओं में, फिर भी हम ये हमने वैज्ञानिकों पे भरोसा करके वैक्सीन को हम ढूंढने का या न तो उसको पहुंचाने का सप्लाई चेन खड़ा करने का, अरे ये तो हम नहीं कर सकते। जो कॉन्फिडेंस का अभाव था जी, उससे हमने कई चीजों को सहन किया। आज हमने जियोपॉलिटिकली चाइना के साथ हमारा जो संबंध है, और भारत के ये बातों में ये स्टैंड है। मिडिल ईस्ट के अंदर किसी देश का क्या विचार है और भारत का हित क्या है, तो हमारा ये विचार है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमारा क्या विचार है, तो हमारा ये विचार है। तो हमने हमारे हितों से कभी समझौता
नहीं किया। और इस वजह से भारत का एक ऐसा जगह बना है कि जिस जगह के अंदर हर कोई देश, वो विकसित देश हो तो भी हमारे साथ संबंध रखना चाहता है। 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं तक पहुंचना और 5वीं से तीसरी तक पहुंचने का कॉन्फिडेंस से बात करना, तो ये बात ये बताता है कि हाँ, आप भारत ने तय कर लिया है कि वो वहां तक पहुंच के रहेगा। और आप जब पहली 3 इकोनॉमी में हो तो कोई आपको अपने कंधे पे, यानी कहते हैं ना कि अपनी गोद पे उठा के रखने वाला बच्चा नहीं समझेंगे, वो आपको बराबरी का स्थान देंगे जी। अभी मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो विश्व में कहीं भी G20 में जाओ या कहीं भी जाओ तो उसको यानी माननीय मोदी जी को एक निश्चित सेंटर स्पेस मिलती है। आज भारत का प्रधानमंत्री कहीं पीछे खड़ा है, ऐसा आप विजुलाइज भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। और मोदी जी के आने के बाद शायद मान लो कोई बीच में खड़ा हो जाए तो हम पीछे ढूंढते थे, क्यों आज हमारे प्रधानमंत्री दिख नहीं रहे जी। तो ये फर्क आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्व के अंदर भारत का स्थान पहली पंक्ति में आया है और आने वाले दिनों में हम अवश्य रूप से इस विश्व के जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे, तो जब हम लीडर होंगे तब हम दूसरे की चिंता करेंगे ना। हम खुद ही अपनी समस्या से लड़ रहे होंगे तो विश्व में किसी की क्या चिंता करेंगे। पूरे विश्व में अलग अलग पॉलिटिक्स के भी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं कि कोई पार्टी जो है बिखर गई है, फिर वो एक नहीं हो रही है, तो वहाँ पे भी भारत से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई भारत बीच में पड़ेगा और समझाएगा दोनों देशों को कि ये करो, ये मत करो। तो आज भारत से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस दुनिया भर के कंट्रीज जो हैं वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लगा करके बैठे हैं? ये जो सफलता है वो व्यक्तिगत मोदी जी के जो पर्सनालिटी है और उनकी जो लीडरशिप में उनकी टीम ने जो वैश्विक पॉलिटिक्स की, ये उसकी सफलता है। मुझे याद है कि 10 साल पहले जब मोदी जी ने आते ही इस विषय पे अपना विचार रखना शुरू किया, वर्ल्ड टूर करना शुरू किया, तो मैंने टीवी में किसी को सुना था कि भाई तुम जिसके अंदर बेस्ट हो वही करो, ये विदेश वाला काम आपका नहीं है, इसमें मत फंसो। वो अपनी राय दे रहे थे टीवी पे, बराबर। और आज वही व्यक्ति बैठे हुए कहीं सुनते होंगे, देखते होंगे कि आज रशिया और यूक्रेन में कुछ लड़ाई होती है तो वर्ल्ड कम्युनिटी ये अपेक्षा करती है कि मोदी जी दोनों देश के प्रेसिडेंट से बात करें, बराबर। यदि कोरोना आता है, विश्व में कहीं वैक्सीन भेजनी है, बराबर, तो 20 देश में भारत वैक्सीन भेजता है, तो लोग कहते हैं कि भारत के पास जाओ, वो आपको मदद करेगा। वर्ल्ड के अंदर स्पेस की 2 बड़े देशों में वॉर चली, बराबर, और जब भारत के पास ये व्यवस्थाएं खड़ी हुई तो आज छोटे देश जिसके पास लॉन्चिंग पैड नहीं है, जिसके पास इस प्रकार की रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी आज के कम्युनिकेशन के युग में उनको भी सैटेलाइट चाहिए, उनको भी सिक्योरिटी के लिए, टेलीविजन के लिए, मोबाइल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए उनको भी सैटेलाइट चाहिए। तो वो उनको ये भरोसा है कि भारत के पास उस प्रकार का जो सस्ता व्यवस्था उपलब्ध है कि मेरे देश की इकोनॉमी के लिए एफोर्डेबल सैटेलाइट छोड़ना वहां पे संभव है। युद्ध के जमाने में सबको अपना सिक्योरिटी चाहिए। बड़े देशों के पास से अभी हथियार महंगे पड़ रहे हैं, तो लोग भारत से अपेक्षा कर रहे हैं कि आप डिफेंस प्रोडक्शन में उस प्रकार से आगे बढ़ो कि जिससे हमारी नीड्स पूरी हो। अभी आप आने वाले दिनों में कुछ कहीं देख लीजिए, अभी हमने माइक्रोन कंपनी यहाँ पे आई, सेमीकंडक्टर, तो वो दिन दूर नहीं कि हम ताइवान की चिप के आधार पे सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलाते थे। तो पर सेमीकंडक्टर के अंदर, माइक्रोचिप के अंदर विश्व का हर गैजेट ये भारत की बनी हुई व्यवस्थाओं के ऊपर
आगे आने वाले दिनों में चल रहा होगा। ये हम यहाँ पे उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कोई भी चीजें देख लो तो हमने उस प्रकार से सारी व्यवस्था हर कहते हैं ना सेक्टर को लेकर हमने एक विजन रख दिया जी। हमारे पास स्किल के लिए प्रॉब्लम था, हमारे पास लेबर बहुत थी, और मोदी जी ने उसको स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, उस प्रकार से लोगों को नीचे तक, क्योंकि भारत जो बसता है वो गांव में बसता है, और वहां स्किल कोई ले ही नहीं गया 60 साल। मोदी जी ने आने के बाद उस स्किल को नीचे तक पहुंचाना, तो देश के बहुत बड़े वर्ग को, भारत का आप नक्शा ले लो कागज पे और उसको यूं फोल्ड कर लो, और फोल्ड करके सीधा आधा लाइन बनेगा, उसमें इस साइड का जो है वेस्ट साइड का उसमें विकास है और दूसरे में विकास नहीं है। एक फोल्ड 8%, 11%, 12% पे प्रगति कर रहा है और एक फोल्ड है 2% से बाहर नहीं जा रहा है। तो ऐसा भारत कैसे प्रगति कर सकता था? भारत यानी एक आदमी का शरीर है, वो एकदम तगड़ा खड़ा है, पर एक हाथ को लकवा मारा है और एक हाथ बॉडी बिल्डर वाला है, तो वो आदमी स्वस्थ नहीं गिना जाएगा कितना भी, मतलब। तो अभी कोई कहेगा कि हाँ 200 से ज्यादा कंपनियां आई जो नॉर्थ इंडिया में काफी करके, जो मोबाइल प्रोडक्शन की कंपनियां, तो इकोनॉमी अब सब जगह से उठी है। अब भारत एक समान उठ रहा है, यानी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये साइड में विकास था। उधर देखने जाओ तो यूपी, बिहार, बाकी जो झारखंड, इस तो ऐसा नहीं, अब सब जगह विकास हो रहा है जी। तो ये देख के स्पष्ट कहा जा सकता है कि अभी भारत एक समान रूप से उठ रहा है। आने वाले 10 साल में और विजन के साथ उठेगा, क्योंकि सब जगह सड़कें पहुंची, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा, रेल सब जगह पहुंची, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। वहां के मजदूर यदि मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात में आते थे, उनको लगने लगा अभी तो हमारे गांव में सब कुछ मिल रहा है, तो हम वहां क्यों ना चले जाए। तो अभी यहाँ से स्किल्ड लोग वहां जाने लगे जी। तो ये सब बातें हैं कि लीडर को सोचना चाहिए। जब लीडर जनता के बीच से आता है, तो जो आपने शुरू में प्रश्न किया था ना, तो आज के यूथ को क्या सीखना है? आज के यूथ को सीखना यह है कि अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल ले। कंफर्ट जोन से आदमी कुछ सीख नहीं सकता। यदि उसको आगे बढ़ना है तो अपने आप को भारत के अंदर उपस्थित हर जोन के अंदर डालना पड़ेगा। आपको गांव में भी जाना चाहिए, आपको आदिवासियों के बीच में भी जाना चाहिए, आपको झुग्गी बस्तियों में भी जाना चाहिए, और आप सबके बीच में बैठकर खाना खा सकने में कंफर्टेबल हो। आप कहीं भी आपको भगवान न करे पर एक रात रेलवे स्टेशन पर रहने का मौका मिल जाए तो कोई छोटी बात नहीं है। और वहां बैठ के जो विचार आएंगे ना, वो भारत को आगे बढ़ाने के विचार आएंगे जी। महंगी होटल में सो के कंफर्ट जोन में रह के आप भारत को नहीं समझ सकते। तो आपको अपने आप को टफ बनाना है, और मोदी जी से ये सब सीखना है। मोदी जी ने अपने लाइफ में ये सब देखा, और आज तब जाके जब प्राइम मिनिस्टर बने वो हर वर्ग के लिए जैसे वो सोचते वैसे ये सोच रहे हैं जी। क्योंकि उन्होंने ट्राइबल्स भी देखे, उन्होंने दलित भी देखे, उन्होंने किसान भी देखे, उन्होंने गांव भी देखे, उन्होंने शहर भी देखे। करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट की दृष्टि से भी सोच सकते हैं, और एक जिसके घर में खाने को नहीं है, तो एक बंदे के अंदर सारे पैकेज मौजूद है जी। तो यूथ को भी उनसे यदि कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के हर जीवन को समझे, हर जीवन को जीने का ट्राई करें। जी। अब सर, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ा विजन है हमारे देश को आगे ले जाने का, बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो क्या आप कुछ इस पे बता सकते हैं कि मोदी जी का और पार्टी का आगे का विजन क्या है? हम भारत को कहाँ पे देख सकते हैं? वो स्पष्ट है, पूरा चुनाव उसी आधार पर लड़ा गया, विकसित भारत का निर्माण। आज भारत के हर व्यक्ति के मन में ये विषय उन्होंने डाल दिया
कि विकसित भारत। तो जब बंदे के मन में आ जाता है ना कि विकसित भारत बनना है, एक जमाना था कि गांधी जी ने सबके मन में डाल दिया कि आजादी, भगत सिंह ने सबके मन में डाल दिया आजादी, कई लोगों ने अपने बलिदान दे दिए, ऐसी हीरोइक कहानियां थी, चंद्रशेखर आजाद हो, लाला लाजपत राय हो। एक देश के अंदर एक माहौल बन जाता है, नहीं अब आजादी चाहिए, बराबर। तो इसी प्रकार से देश के सर्वोच्च नेता मोदी जी ने सबके मन में डाल दिया कि विकसित भारत बनना है। इससे क्या फायदा होगा? विकसित भारत के रूप में हम सोचेंगे, हमारी प्रोडक्शन होगी किसी भी क्वालिटी की तो वर्ल्ड क्लास होगी, क्योंकि हमको विकसित भारत बनना है। हम नगर पालिका चलाएंगे, महानगर पालिका चलाएंगे, राज्य चलाएंगे, देश चलाएंगे। कोई मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, कोई काउंसिलर है, वो सोचेगा कि नहीं विकसित भारत बनना है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा तो विकसित भारत जैसा होगा। कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलेगा, ऐसा वैसा कॉलेज नहीं चलाएगा, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ऐसा वैसा नहीं चलाएगा। क्यों? विकसित भारत के लिए जनरेशन मुझे खड़ी करनी है, बराबर। कोई लॉयर पढ़ता है, नहीं मुझे तो अभी पैटर्न सीखना है, हमें अभी कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन सीखना है, हमें अभी अमेरिका में जाके वर्ल्ड की कोर्ट ऑफ लॉ के सामने खड़ा होना है, तो युवा कहेगा कि अभी जाके जिनेवा में लड़ूंगा, अभी ब्रिज बनाऊंगा, इंजीनियर है तो वो सोचेगा कि मुझे अभी ऐसा ब्रिज बनाना है। तो हर व्यक्ति के मन में जब विकसित भारत वर्ल्ड आ गया, ऐसा वर्ड मन में आ गया, तो वो अपने आप को क्वालिटी की ओर ले जाएगा, राइट, और वर्ल्ड क्लास। जी। तो ये चीज है, बराबर ना। पहले हम छोटे थे ना तो लिखते थे एक्सपोर्ट क्वालिटी, पेंट पीस भी होगा तो उस पर सिक्का मारेगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी, मतलब वो एक्सपोर्ट क्वालिटी हो या ना हो, और ये बात थी कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है तो अच्छा है, भारत में ये बेचने लायक नहीं है, ये बाहर बेचने लायक है, आपको तो गंदा ही पहनना है। जी जी। तो ऐसा नहीं होता है। भारत विकसित भारत की सोच से आगे बढ़ेगा तो हर चीज यहाँ की होगी जो वर्ल्ड क्लास होगी। क्या बात है। ये विजन के साथ अगर हम आगे बढ़े और यूथ पॉलिटिक्स में भी, मतलब यंग जो लोग हैं ये भी इस सोच के साथ आगे पॉलिटिक्स में आए और काम करें, तो डेफिनेटली भारत का जो मिशन है कि 2047 तक विकसित भारत बने, उससे शायद पहले भी बन सकता है। हमारे पास यूथ की बहुत बड़ी ताकत है जी। 40% ऑफ द नेशन, आज भी 55 तक भी लोग बोलते हैं, पर मोर देन 40% ऑफ नेशन आज 40 साल के नीचे है, बराबर। तो आने वाले 20-30 साल तक ये देश युवा रहेगा, बराबर। तो ये जनरेशन अपनी, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन देने का वक्त है ना वो 20 से 40 साल के बीच में है। आदमी 50 तक अपना पूरा कंट्रीब्यूट करता है जी। तो देश की आबादी ही यदि 50% के लगभग कंट्रीब्यूशन देने की शारीरिक क्षमता में है, और वो आबादी भी मान लो 60-70 करोड़ हो गई, इतने तो कोई देश भी नहीं है, कुल मिला के जो पूरे खंड भी इतने नहीं है। तो ये भारत देश अकेला ही इतनी बड़ी कंट्रीब्यूट करने वाली आबादी का देश है, बराबर। और तकरीबन ज्यादा करके लिटरेट लोग हैं, ये एज ग्रुप में जो लोग हैं वो ज्यादा करके लिटरेट है या स्किल्ड है जी। तो ये मानव क्षमता भारत को बहुत महान बनाएगी। जी, एब्सोल्युटली अमेजिंग सर। अब अगर हम बात करें तो जैसे कि कोई देश आगे बढ़ रहा है तो किसी भी चीज़ में हो तो वहाँ पे मुश्किलें, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो भारत के लिए क्या क्या मुश्किलें और ऑब्स्टेकल्स हैं जो वो बीच में आ सकती हैं, जिसको ओवरकम करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा? कि अटल जी कहते थे कि बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, मतलब हमको आगे बढ़ना है जी। आदमी ने तय कर लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, फिर कोई भी समस्या उसको रोक नहीं पाती, कोई बेड़िया उनको बांध नहीं पाती, उसको बस आगे बढ़ना है। अब भारत ने सारी जंजीरें तोड़ दी है। अब आज के युवा के बीच में आप जाके कोई भी ऐसी बात करोगे कि जो उसको बरगलाने के अंदर, हाँ ये वो देश कुछ विशेषताओं से भरा है, हमारे डीएनए में कुछ विशेषता है,
पर ज्यादा करके आप उसको आकर्षित नहीं कर पाओगे। जो देश को तोड़ने वाली बातें होगी या देश को रोकने वाली बात होगी, ज्यादा करके सभी नेता ये 10 साल में जो एजेंडा मोदी जी ने तय किया, सेट किया, अब हर पार्टी विकास पे बात करती है। क्यों? राइट। क्योंकि सबको मन में आ गया कि अब विकास करना है, अब कोई बाधाएं रोक नहीं पाएगी, अब आगे बढ़ना है, अब वक्त आ गया। अब हम विश्व को, विश्व गुरु भारत जी, विकसित भारत, ये हम बन के बताएंगे। और हमारे में वो सब्सटेंस है। आज तक हम कैसे हारे, हमने कैसे युद्ध हारे, हम कैसे मार खाए, हम कैसे गरीब थे, हम कैसे बटे हुए थे, यही सब पढ़ाया गया। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपको वही सब पढ़ाया जाएगा कि हम कैसे महान थे। हमें 1000 साल का इतिहास पढ़ाया गया। 1000 साल के इतिहास से पहले का जो इतिहास है, जिसने वर्ल्ड को सिखाया कि कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे आप, यानी मैथमेटिक्स में 0 हमने दिया। हम अच्छे मैथमेटिशियन हमारे पास थे। युग सहस्त्रों योजन पर भानु, यस, हमारी हनुमान चालीसा में है कि इतने दूर सूरज है, वो गिनती हमने लोगों को सिखाई। कितने, यानी यहाँ से एक अंगूठी के अंदर से साड़ी पूरी निकल जाती थी। तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कैसे, वो हमने लोगों को सिखाया था जी। आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, पर तक्षशिला और नालंदा में हमारे बच्चे, यानी एजुकेशन उतने सालों के पहले वो हमारे पास था। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो यहाँ से एक्सपोर्ट भारत को ढूंढने के लिए, बराबर ना, मार्ग नहीं ढूंढने पड़े जी। यानी क्या, कभी मार्ग भारत आने का बंद हुआ सुएज कैनाल और उसकी वजह से, तो मार्ग हमारे लिए ढूंढना पड़ा। बराबर, उस भारत को आप बताओगे कि तुम कैसे गुलाम थे। हमें गुलामी का इतिहास पढ़ाया गया। यदि हमको ढूंढना पड़े ऐसा भारत हम थे, यदि वो आजादी के बाद पढ़ाया होता तो हम कब के आगे बढ़ गए होते जी। तो आदमी को तुम कर सकते हो। हनुमान जी को भी भगवान राम ने कहना पड़ा था कि तुम में वो क्षमता है, कूद जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये कितना दूर है, कैसे जाओगे। हमें 60 साल तक यही बताया गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बाप दादा सिर्फ हारे हैं। अब बताने का वक्त आ गया है कि सिर्फ हम ही थे जो वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 थे, और आज हम नंबर 1 बन के रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री, अगर हम हमने कहीं सुना भी है और पढ़ा भी है कि जो प्लास्टिक सर्जरी थी वो हमारे पूर्वजों में की गई थी, और फिर वो घूम फिर के वेस्ट से फिर वापस यहाँ पे आई, तब उसको प्लास्टिक सर्जरी का नाम दिया गया है। तो यानी मेडिकल साइंस में भी आपको आज भी चरक और सुश्रुत को याद करना पड़ता है। तो यानी हम आज भी देखो, तब की बात के साथ आज की बात भी कर लो। कोरोना के अंदर वैक्सीन हमने बनाई, और उस दौरान आयुर्वेद कितना काम का है जी, योगा कितना काम का है, ये वर्ल्ड को पता चला जी कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी स्ट्रॉन्ग करो जी, और आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो। और इम्यून सिस्टम किससे स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये 3-4 जड़ी बूटियां ले लो। तो आयुर्वेद के आधार पे आप बीमारी नहीं पड़ोगे जी। विश्व को अपनी अस्तित्व पे खतरा लगा तो लोगों को आयुर्वेद के अंदर एक किरण दिखी, योगा में एक किरण दिखी। तो ये तो हमारा जो विरासत है, उस विरासत को हमें भरोसा करना है, बैक टू बेसिक। वेरी ट्रू। तो हम हमारे अपने आप को जानेंगे। अपने आदमी को जंप मारना है तो खुद के पैर पे ही मार सकता है, दूसरे के पैर पे देख के जंप नहीं लगती है जी। हमारे पैर पे खड़ा होकर हमको जंप मारना है। जी सर, हमारे व्यूवर्स के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे यंग व्यूवर्स जो आज आपको देख रहे हैं, वो कैसे विकसित भारत के लिए छोटा सा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अगर ऐसा कुछ मैसेज दें कि वो भी विकसित भारत के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कोई भी एक रेजोल्यूशन खुद के मन में करे, वो सफल हो जाएंगे तो भारत सफल हो जाएगा। अच्छा। उन्होंने तय करना है कि ये काम मैं करके रहूंगा। हर आदमी में एक ताकत है, एक स्पेशलिटी है, और एक अच्छा काम, राष्ट्र प्रथम। मेरे
किसी भी काम के लिए देश को शर्मिंदा ना होना पड़े और मेरे किसी भी काम को लेकर देश पल भर के लिए रुक न जाए, और मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें देश एक कदम आगे बढ़ जाए। तो ऐसे 140 करोड़ भारतीयों ने मान लो एक रेजोल्यूशन मन में रख लिया तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। क्या बात है। तो सबको आने वाले 20 साल के लिए अपने मन में कोई काम ऐसा करना है तो वो जरूर से वो आगे बढ़ेंगे। आज मान लो कि हमने 1000 से ज्यादा यूनिकॉर्न खड़े किए, तो युवा भारतीय तो है, कौन है वो लोग। आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हो गए। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी खराब चीज है, पर उन्होंने नौकरी नहीं, उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया कि मैं ये आइडिया मुझे लगता है और इससे मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और इसमें बहुत सारी रोजगार मैं खड़ी करूंगा। इसी पृथ्वी पे, इसी भारत की जमीन पे पैदा हुआ युवा है ना जी। तो यो युवाओं ने वो किया और आज उनकी 22 साल में, 25 साल में, 30 साल में पूरा देश जानता है जी। ऐसे युवा है जी। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से जैसे उन्होंने एक रेजोल्यूशन अपने जीवन में बनाया, सब अपने जीवन में एक रेजोल्यूशन बना लें तो हम सब बहुत आगे चले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज प्लेजर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन। और सही मायने में आप मैन ऑफ यूथ पॉलिटिक्स हैं और सही मायने में आप ऐसे क्रिएटिव पर्सन हैं जो पॉलिटिक्स के साथ साथ नई ऊर्जा दे करके काम करवाते हैं यूथ से और एक इंस्पिरेशनल थॉट के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू। सो दैट वॉज अमित ठाकर सर, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई और हमारे भारत के विजन के बारे में भी बताया। बस हमें उनके बताए गए अनुसार एक रेजोल्यूशन लेना है ताकि हम भारत के देश के आगे बढ़ने में छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन दे पाए। ऐसे ही अगले गेस्ट के साथ भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी बातें होगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ लेट्स टॉक पॉडकास्ट में। फर्नीचर कर्टसी टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू।